हाँ ये हो गया ना। नीतू मीना। हाँ बेटा, गरिमा चौधरी, मनीषा देनवाल, सुप्यारी, अंजू शर्मा, सोनाक्षी, हर्षिता। ये हर्षिता भी आई है क्या आज? हर्षिता नहीं है क्या बेटा? हर्षिता, हाँ मैम। हर्षिता आप, हर्षिता आज ही आए हो बेटा आज? हेलो हर्षिता। हाँ मैम। अच्छा बेटा, यस अनिता। मैम। ओके बेटा, हर्षिता की लगा दी बेटा, है ना। 2 पीपल वेटिंग रूम में है। कौन कौन? कोमल चौधरी, निकिता एडमिट, निकिता एडमिट। ठीक है बेटा, हर्षिता की भी लगा दी। हर्षिता, सुप्यारी, अनीता चौधरी, शालू प्रजापत, कोमल चौधरी, हर्षिता और सुप्यारी। संगीता गौड़, नीतू। मैम सोनाक्षी, सोनिया। हाँ सोनाक्षी, सोनिया थोड़ी है, सोनाक्षी है ना बेटा। हाँ मैम सोनाक्षी। अच्छा सोनाक्षी सोनिया सरनेम है ना। सोनाक्षी सोनिया, अच्छा सरनेम है बेटा, लगा दी सोनाक्षी। सोनिया। हाँ हाँ। एक तो गरिमा चौधरी की लगा दी, मनीषा देनवाल, कोमल चौधरी। अंजू शर्मा, सोनाक्षी, हर्षिता, अनीता चौधरी, शालू प्रजापत, संगीता गौड़, कोमल चौधरी, निकिता मुंडोटिया, सुप्यारी। सुप्यारी और कोमल चौधरी की भी लगा दी। हाँ बेटा, ठीक है ना। निकिता अभी आते जाएंगे तो और करती जाऊंगी। अभी अपन लेते हैं या 5 डॉट देख लेते हैं। अभी 10:01 हुआ है। ठीक है। मैम आप बोल रही नहीं हो। हाँ बेटा, आप बोल रहे हैं। सीमा मीना आई है अभी, अभी तक बोल रहे नहीं थे बेटा। अभी आने दो औरों को भी, है ना। आप बोले ना बेटा, जैसे आप करने वाले हैं। सीमा मीना को एडमिट किया है और मोनिका चौधरी को। मोनिका चौधरी भी आ गई, इन दोनों को एडमिट कराया है। सीमा मीना एंड मोनिका चौधरी, है ना बेटा। एडमिट ऑल। अच्छा बेटा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अपन इक्विसिटम के बारे में कल बात कर रहे थे, तो इक्विसिटम के एरियल शूट के बारे में बात करूंगी आज। तो वायवीय प्ररूप इक्विसिटम का कैसा होता है,
तो इक्यूसिटम के वायवीय प्ररोह में अनेक अनुदैर्घ्य उभार रिजेस व खांच ग्रूव्स उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? ग्रूव्स उपस्थित होते हैं। अतः इक्यूसिटम के एरियल शूट के अनुप्रस्थ काट में, एक बार एडमिट कर देती हूँ नीतू मीना को। अतः इक्यूसिटम की एरियल शूट के अनुप्रस्थ काट में इसकी ऊपरी सतह लहरदार दिखाई देती है। तो वायवीय प्ररोह एरियल शूट के पर्व की अनुप्रस्थ काट में कुछ कौन कौन सी भाग देखे जा सकते हैं? वो है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। अब यह एपिडर्मिस केवल एक स्तरीय परत होती है। इनकी कोशिकाओं की बाह्य तथा पार्श्व भित्तियों पर सिलिका की परत होती है, जिसके कारण स्तंभ अपघर्षी खुरदरा हो जाता है। एक मैं पूजा सामूटा को एडमिट कर देती हूँ। इसके अतिरिक्त यह प्ररोह को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। तो एपिडर्मिस में अनेक रंध्र स्टोमेटास पाए जाते हैं, जो कि खांचों में स्थित होते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा रंध्र 4 कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जो 2-2 कोशिकाओं के 2 टीयरों में व्यवस्थित रहती हैं। निचली टीयर की कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स बनाती हैं तथा ऊपरी टीयर की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं सब्सिडियरी सेल्स बनाती हैं। कहने का मतलब है जो स्टोमेटास होते हैं वो गार्ड सेल्स व सब्सिडियरी सेल्स के बने हुए होते हैं। मतलब रक्षी या द्वार कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं के रंध्र बने हुए होते हैं। तो दोनों द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स सहायक कोशिकाओं से ढकी होती हैं। द्वार कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ स्थूलन बैंड पाए जाते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये बैंड सहायक कोशिकाओं की अंतःभित्ति से विकसित होते हैं। अधिकांश जातियों में स्टोमेटास धसे हुए होते हैं, परंतु इक्यूसिटम प्रेटेंस, इक्यूसिटम पालुस्टर में रंध्र बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की सतह पर स्थित होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कॉर्टेक्स की, वल्कुट की। तो कॉर्टेक्स की संरचना जटिल होती है। यह बाह्य तथा आंतरिक कॉर्टेक्स में विभेदित होता है। नीचे दोनों क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊतकों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आउटर कॉर्टेक्स की बात हम कर रहे हैं अब, बाह्य वल्कुट। तो यह कॉर्टेक्स मतलब आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स तथा क्लोरेन्काइमेटस सेल्स से निर्मित होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती हैं तथा प्ररोह को, शूट को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। उभारों के नीचे इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि खांच के नीचे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की संख्या केवल 1 से 2 स्तर पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस में जिन क्षेत्रों पर रंध्र उपस्थित होते हैं उनके नीचे ये कोशिकाएं मतलब स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि कुछ जातियों में
जैसे कि इक्यूसिटम जाइजेंशियम जिसकी ऊंचाई अधिक है में बाह्य कॉर्टेक्स का अधिकांश भाग स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मतलब जड़वृत्त की कोशिकाओं के नीचे क्लोरेनकाइमा सेल्स से निर्मित क्षेत्र प्ररोह का फोटोसिंथेटिक रीजन है। मीन्स प्ररोह का प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है। अब मैं बात कर रही हूँ आंतरिक कॉर्टेक्स की, इनर कॉर्टेक्स की। तो यह क्षेत्र इनर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। इसमें सुविकसित अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं जिन्हें वेलिक्यूलर कैनाल कहते हैं। ये प्ररोह में सुनिश्चित एरेटिंग सिस्टम वातन तंत्र बनाते हैं। तो प्रत्येक वेलिक्यूलर कैनाल खांच के नीचे स्थित होती है। अब बात करते हैं एंडोडर्मिस की, मतलब अंतस्त्वचा की। तो इक्यूसिटम की विभिन्न जातियों में एंडोडर्मिस 3 स्थितियों में पाई जाती है। जैसे कि पहला है इक्यूसिटम एडवेंस व इक्यूसिटम पालुस्टर, इक्यूसिटम सर्पोइडिस आदि जातियों में रंभ के चारों ओर एंडोडर्मिस की केवल एक परत होती है। दूसरी इक्यूसिटम डिवाइल व इक्यूसिटम हाइमेल कुछ जातियों में एंडोडर्मिस की 2 परत होती हैं, जिनमें से एक परत संवहन पूल वलय के बाहर होती है तथा दूसरी इस वलय के अंदर की ओर स्थित होती है। कहने का मतलब है इक्यूसिटम डिवाइल व इक्यूसिटम हाइमेल में आउटर एंडोडर्मिस व इनर एंडोडर्मिस पाई जाती है। तीसरा है इक्यूसिटम लाइमोसम व इक्यूसिटम जाइजेंशियम आदि कुछ जातियों में प्रत्येक संवहन पूल के चारों ओर एंडोडर्मिस की एक अलग परत होती है। कुछ वैज्ञानिक जीवाश्म प्रमाणों के आधार पर एंडोडर्मिस की पहली स्थिति को सबसे आद्य प्रकार का माना गया है। मतलब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एंडोडर्मिस की जो पहली स्थिति है, मतलब केवल एंडोडर्मिस की एक ही परत का होना, ये सबसे आद्य सबसे प्रिमिटिव प्रकार का माना गया है। और तीसरी स्थिति को सबसे प्रगत एडवांस्ड माना गया है। तो अब मैं बात कर रही हूँ रंभ स्टील की। एंडोडर्मिस के भीतर पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे परिरंभ कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। यह रंभ की सबसे बाहरी परत होती है। रंभ माने स्टील में अनेक संवहन पूल होते हैं जो केंद्रीय पित्त गुहिका के चारों ओर एक वलय में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक संवहन पूल वेस्क्यूलर बंडल, संयुक्त, कॉन्जॉइंट, संपार्श्विक, कोलेट्रल तथा अंतर आदिदारुक एंडार्क होता है। संवहन पूल कॉर्टेक्स में स्थित वेलिक्यूलर कैनाल के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें जाइलम अल्प विकसित होता है वह वी आकार का होता है। प्रत्येक पूल में जाइलम वाहिनिकाओं के 2 पार्श्व तथा एक मध्य समूह होते हैं। तरल पूलों में अंदर की ओर स्थित वाहिनिका समूह प्रोटोजाइलम बनाते हैं तथा इनमें वलयाकार, एन्यूलर व सर्पिल स्पाइरल स्थूलन पाए जाते हैं। परंतु
प्ररोह की मोटाई में वृद्धि के समय ये प्रोटोजाइलम वाहिनिकाएं टूट जाती हैं तथा इनके स्थान पर एक गुहिका विकसित हो जाती है जिसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। इस कैरिनल कैनाल में जल भरा होता है। परिपक्व संवहन पूल में इस कैरिनल कैनाल की परिधि पर कुछ प्रोटोजाइलम समूह देखे जा सकते हैं। मेटाजाइलम जो बाहर की ओर स्थित होता है तथा प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के बीच कुछ पैरेन्काइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में सीढ़ी नुमा स्क्लेरिफॉर्म जालिकावत रेटिक्युलेट अथवा गर्त में स्थूलन पाए जाते हैं। प्रत्येक संवहन पूल में दो मेटाजाइलम समूहों के बीच फ्लोएम स्थित होता है। ये फ्लोएम चालनी नलिकाओं, सीब ट्यूब्स तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं पित्त की। वायवीय प्ररोह के पर्व के केंद्रीय भाग में एक पित्त गुहिका होती है, परंतु कुछ जातियों जैसे कि इक्यूसिटम सर्पोइडिस में पित्त अनुपस्थित होती है। तो इक्यूसिटम के वायवीय प्ररोह के पर्व की आंतरिक संरचना में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो इसके जीरोफिटिक व हाइड्रोफिटिक प्रकृति दर्शाते हैं। तो इक्यूसिटम के पहले अपन देखते हैं मरुदभिदी लक्षण, जीरोफिटिक फीचर्स। तो पहला लक्षण है प्ररोह में उभार व खांचों की उपस्थिति का होना। दूसरा है बाह्य त्वचीय एपिडर्मल कोशिकाओं का बाह्य तथा पार्श्व भित्तियों पर क्यूटिकल व सिलिका का जमाव। तीसरा है धसे हुए रंध्रों की उपस्थिति। चौथा है प्ररोह में एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेन्काइमस सेल्स सुविकसित होती है। पांचवा है पत्तियां शल्की होती हैं तथा रिड्यूस्ड होती है, न्यूनीकृत होती हैं। सिक्स्थ है वायवीय प्ररोह में क्लोरेन्काइमा की उपस्थिति। सेवेंथ है सुविकसित वैस्कुलर सिलेंडर की उपस्थिति। अब मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोफिटिक फीचर्स, जलोदभिदी लक्षण। फर्स्ट लक्षण है सुविकसित वेलिक्यूलर कैनाल, कैराइनल कैनाल तथा केंद्रीय कैनाल की उपस्थिति। और दूसरा है न्यूनीकृत जाइलम, रिड्यूस जाइलम की उपस्थिति। अब मैं बात करती हूँ पर्व संधि की नोड की। तो पर्व संधि की आंतरिक संरचना पर्व की आंतरिक संरचना के लगभग समान होती है। दोनों की आंतरिक संरचना में कुछ अंतर है जो कि कैसे निम्न है। पर्व संधि में पित्त खोखला नहीं होता। यहाँ पर मतलब पर्व संधि पर एक ठोस डायफ्राम पाया जाता है जिसके द्वारा दो उत्तरोत्तर पर्व एक दूसरे से अलग रहते हैं। इसे नोडल डायफ्राम कहते हैं। पर्व संधि में वेलिक्यूलर कैनाल अनुपस्थित होती है। तीसरा, पर्व संधि पर संवहन पूल संयोजित होकर एक संपूर्ण संवहन सिलेंडर बनाते हैं। इसमें जाइलम पर्व संधि डायफ्राम के चारों ओर एक वलय में पाया जाता है तथा इसकी परिधि पर फ्लोएम का एक सतत वलय होता है। इस क्षेत्र में कैरिनल कैनाल अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में संवहन सिलेंडर से लीफ ट्रेस तथा ब्रांच ट्रेस निकलते हैं। पर्ण ट्रेस मतलब लीफ ट्रेस उभारों के नीचे
तथा शाखा ट्रेस, ब्रांच ट्रेस खांच के नीचे पाए जाते हैं। लास्ट बात करती हूँ इसमें प्रकंद की, मीन्स राइजोम की। तो प्रकंद की आंतरिक संरचना वायवीय प्ररोह की आंतरिक संरचना से निम्नलिखित लक्षणों में भिन्न होती है। पहला है प्रकंद की बाह्य त्वचा में रंध्र नहीं होते हैं। दूसरा है आउटर कॉर्टेक्स में जड़ ओत की कोशिकाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। तीसरा है कॉर्टेक्स में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। एंड फोर्थ वन, चौथा है वेलिकुलर, कैरिनल तथा केंद्रीय कैनाल वायवीय प्ररोह की तुलना में छोटी होती है। अब बेटा कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं रिपीट कर देती हूँ वापस से। अपन इन ब्रीफ we talk about the internal structure of the aerial shoot of equisetum. So means the anatomy of the stem of equisetum is interesting as it shows a combination of hydrophytic and xerophytic characters. The nodes and internodes have different internal structures. Now I will talk about the internode. A transverse section of the internode is wavy in outline due to the presence of ridges and grooves. It has a distinct epidermis, a well-defined cortex, a stele with a ring of vascular bundles, and a large central pith. Now I will talk about the epidermis. In brief, तो epidermis is composed of a single layer of cells with a heavy incrustation of silica on their outer and radial walls. Silica provides mechanical strength to the shoot. The epidermis is interrupted by stomatas, and a stomatal apparatus is composed of 4 cells arranged in 2 tiers of 2 cells each. The cells of the lower tier are guard cells, and the cells of the upper tier are called as subsidiary cells or accessory cells. A series of transverse thickening bands of siliceous matter develops on the lower surface of the accessory cells, and the stomatas are sunken. Now I talk about the cortex. Means the cortex is differentiated into outer cortex and inner cortex. Outer cortex consists of sclerenchymatous and chlorenchymatous cells. The sclerenchymatous cells or the sclerenchyma lies just below the epidermis, and it provides mechanical support or strength to the shoot. It is many layered below the ridges, but in the region of the groove, it is only 1 to 2 layered. There is no sclerenchyma beneath the stomata. So the sclerenchyma is followed by a band of chlorenchyma, and this chlorenchyma forms the photosynthetic region of the shoot. The chlorenchyma is thicker below the ridges. And now the inner cortex is composed of thin-walled parenchymatous cells. It has large schizolysigenous canals known as velicular canals below the furrows. Now the cortex is delimited from the stele by an endodermis, which varies in its position in different species. For example, in Equisetum arvens and Equisetum palustre, there is a single layer of endodermis outside the stele,
whereas in Equisetum divile and Equisetum hyemale, there are two endodermal layers, one on the outside and the other on the inner side of the stele, and in species such as Equisetum giganteum, there is a separate endodermal layer around each vascular bundle. On the basis of fossil evidences, the first type is considered to be the most primitive and the last is the most advanced. The endodermis is followed by a single layer of parenchymatous pericycle. The vascular cylinder is a siphonostele where the vascular bundles are arranged in a ring around the pith, and the vascular bundles lie opposite to the rhizus in positions alternate to the vallicular canal. Thus, the number of vascular bundles corresponds with the number of rhizus. The vascular bundles are conjoined, collateral, and endarc. The xylem of a bundle. The xylem of a bundle is in the form of two lateral and a median group of tracheids. In a very young vascular bundle, the protoxylem is represented by tracheids with annular or spiral thickenings, but in the mature bundle, the protoxylem elements disintegrate to form a protoxylem lacuna called as the carinal canal. तो अपन ने बेटा हिंदी मीडियम वालों के साथ भी बात कर ली ऑफ द राइजोम प्रकंद की. अब किरण को एडमिट कर देती हूँ. हाँ, अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें इक्यूसिटम में जनन कैसे होता है, किस प्रकार से इक्यूसिटम में जनन मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है. तो इक्यूसिटम में जनन दो मेथड से होता है. पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन. दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. अपन बात करते हैं कायिक जनन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. तो इक्यूसिटम की कुछ जातियों में अंडरग्राउंड राइजोम में ट्यूबर्स पाए जाते हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं. मतलब ट्यूबर्स किसमें मदद करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. मतलब ट्यूबर्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं. इक्यूसिटम आर्वेंस में ट्यूबर अंडाकार ओवल होते हैं, जबकि इक्यूसिटम टेलमेशिया में ट्यूबर्स का आकार नाशपाती नुमा पियर शेप्ड होता है. ट्यूबर का केंद्रीय भाग पैरेन्काइमेटस सेल्स से निर्मित होता है. इसमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के 2-3 स्तरीय आवरण से घिरी होती है. ट्यूबर मदर प्लांट मात्र पौधे से अलग होकर मिट्टी में पड़े रहते हैं तथा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने पर ट्यूबर अंकुरित होकर एक नए बीजाणुद्भिद को जन्म देते हैं. ये तो हो गया कायिक प्रवर्धन की बात, मतलब रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात. अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा इक्यूसिटम में कैसे जनन संपन्न होता है. तो आप जैसा जानते हो इक्यूसिटम एक होमोस्पोरस समबीजाणुक वंश है. इसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं. चूंकि ये कैसा है, एक होमोस्पोरस है, मतलब समबीजाणुक है. तो सम का मतलब जो स्पोर्स है, बीजाणु है,
एक ही प्रकार के होते हैं। स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियोफोर पर स्थित स्पोरेंजिया बीजाणुधानी में होता है। तो स्पोरेंजियोफोर फर्टाइल शूट्स के शीर्ष पर कॉम्पैक्ट कोन्स मतलब सहत शंकु अथवा स्ट्रोबाइलस बनाते हैं। अब मैंने बात करनी है आपसे, मैं बात करती हूँ पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबाइलस। तो अधिकांश जातियों में स्ट्रोबाइलस हरे एवं शाखित वायवीय प्ररोह एरियल शूट्स के शीर्ष पर स्थित होते हैं। अतः इनमें भोजन निर्माण व स्ट्रोबाइलस धारण करने का कार्य एक ही शाखा के द्वारा होता है। कुछ जातियों में जैसे कि इक्यूसिटम आर्वेंस में स्ट्रोबाइलस धारण करने वाले प्ररोह अशाखित एवं क्लोरोफिल रहित होते हैं, जिन्हें फर्टाइल शूट्स कहते हैं। फर्टाइल शूट्स शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक होते हैं तथा स्ट्रोबाइलस से स्पोर्स के मुक्त होने पर ये अपहिरासत हो जाते हैं। अब इंग्लिश में बात कर लेती हूँ आपसे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन इक्यूसिटम, मतलब इक्यूसिटम में किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से इक्यूसिटम reproduces by vegetative and sexual methods. How the vegetative reproduction occurs in equisetum? The underground rhizomes of some species of equisetum, for example, Equisetum arvens, Equisetum talmatia, form tubers which help in vegetative propagation. The tubers develop due to the irregular growth of some branch buds at the nodes of the rhizome. The tubers are oval in Equisetum arvens or pear-shaped in Equisetum talmatia. The tuber has a central parenchymatous region rich in starch grains, and it is surrounded by 2 to 3 layers of sclerenchyma. Several collateral vascular bundles are present in the central region. Each bundle is individually surrounded by its endodermal layer. Now I talk about the reproduction by spores. So Equisetum is a homosporous pteridophyte. The spores develop within the sporangia, borne on the sporangiophores. The sporangiophores are aggregated into a compact cone or strobilus. Now I will talk about the position and structure of strobilus. In most species, strobili are borne terminally on the vegetative shoots, but in some species, for example, Equisetum arvens, they are borne on the spatial fertile shoots, which are short-lived and die soon after the spores are shed. So the strobilus has a central massive axis called the strobilus axis and a large number of sporangiophores. These sporangiophores project at right angles in successive alternate whorls from the strobilus axis. तो इस प्रकार अपन ने आज देखा बेटा कि इसमें रिप्रोडक्शन किसमें कैसे होता है, इक्यूसिटम में। अब जो रिप्रोडक्शन की चर्चा अपन कल भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मतलब स्क्रीन पे मैं कुछ डायग्राम भी आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी। अभी कौन कौन सा मोनिका की पढ़ा दिया तो मोनिका चौधरी और मोनिका धायल दोनों की लगा दी बेटा, है ना। मोनिका धायल भी आ गई,
पूजा सामोटा की भी लगा दी, कृष्णा तिवारी की भी लगा दी, हर्षिता, अंजू शर्मा, गरिमा चौधरी, सुप्यारी, समीक्षा, इन सब की लगा दी है ना बेटा। मोनिका मैम सोनाक्षी की सोनाक्षी की लगा दी ना बेटा, सोनाक्षी, सुप्यारी, समीक्षा, समीक्षा की भी लगा दी, सुप्यारी की भी लगा दी, सोनाक्षी, 3 है ना ऐसे। और शालू प्रजापत की भी लगा दी, निकिता मुंडोतिया है ना, इनकी लगा दी। आज हर्षिता भी आई है, हर्षिता की भी लगा दी। ये बेटा अंजू शर्मा, कृष्णा तिवारी, ईशा तिवारी भी आ रही है, पूजा सामोटा, पूजा गुजर, ठीक है बेटा, तो इन सबकी लगा दी। हाँ बेटा, आप लोग बुक्स ले आए क्या कॉलेज से? यस मैम। यस मैम। यस नहीं मैम नहीं लाए। नहीं लाए? अच्छे से लिया ना बेटा, वो है ना आपको इश्यू तो हो ही जाएंगी, मतलब बॉटनी की भी ले आओ। तो बॉटनी में जो अपना पेपर चल रहा है वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी, है ना, ये वाला पेपर हो जाएगा। अब देखते हैं कब तक हो पाता है। वैसे अभी मैंने क्यूस्पर स्टार्ट किया है, इसमें स्लेजिला आपका मार्सिलिया है, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैम आप स्पीड धीरे रखा करो थोड़ी। धीरे रख देंगे बेटा, कल से मैं स्पीड धीरे रखती हूँ और आपको डायग्राम्स के समेत भी समझाती हूँ चार्ट में। कल देखते हैं स्पीड को, फिर बताना।